मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूं। आज हम कक्षा 9th के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। आज के दम हम इसमें भाग नंबर 1 डिस्कस करेंगे। वैसे ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया का कारण ये है क्योंकि इस टॉपिक में अधिकांश चीजें कॉन्सेप्चुअल है, यानी रट्टे संबंधित कोई चीजें नहीं है। यदि हम पिछले टॉपिक की बात करें जिसमें हमने पढ़ा जीवों में विविधता, उसमें अधिकांश चीजें रट्टे से संबंधित थी। हमें प्रॉपरली एंजियोस्पर्म क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल अलग से याद करने पड़ते हैं। यहाँ सिलेन, टेट्रा, टीनोफोरा, ऑर्थोपोडा वर्ग के जितने भी जंतु हैं उनके एग्जाम्पल हमें अलग से याद करने पड़ते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप में कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। यदि आप में से किसी का भी थोड़ा बहुत ओपनली माइंड है तो आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। चलो शुरू करिए ये टॉपिक। यदि इस चैप्टर का नाम देखो तो नाम है बल तथा गति के नियम। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बल होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे गति के नियम जो न्यूटन साहब ने दिए 3 नियम है उसको भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले आप बड़ा सा हेडिंग डाल दो बल, यानी फोर्स। बल बड़ा सा हेडिंग डाल दो और इसमें डैश करके आप लिखो। मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, लिखो इसमें। आप हेडिंग डाल दिया, चलो लिखना शुरू करो। किसी वस्तु को धकेलने अथवा खींचने पर, किसी वस्तु को धकेलने अथवा खींचने पर उसमें गति की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो तो उसे बल कहते हैं। मैं वापस परिभाषा रिपीट कर रहा हूं। किसी वस्तु को धकेलने अथवा खींचने पर यदि उसमें गति की प्रवृत्ति, लिख तो सकते हो, गति की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो तो उसे हम बल कहते हैं। सिंपली बात मैं कह रहा हूं, यदि मेरे पास कोई एक वस्तु है, मेरे पास XYZ कोई वस्तु है, यदि मैं इस वस्तु को या तो धकेलूं, धक्का दूं, या इसे मैं अपनी ओर खींचूं, इन दोनों स्थितियों में यदि ये वस्तु गति करने लगे, यानी ये वस्तु चलने लगे, तो बाहर से हमने जो भी चीज लगाई वो अपने आप में क्या है? बल है। क्या है? बल। चलो अब आगे लिखो। आप परिभाषा लिखी, उसमें नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। बल के कारण, लिखो उसमें, बल के कारण निम्नलिखित संभावनाएं हैं। बल के कारण निम्नलिखित संभावनाएं हैं। यानी जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाए तो उसमें कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो 3-4 संभावनाएं हैं जो आप लिख लो। पहली संभावना है, पहली क्या संभावना है? वस्तु या, लिखते जाओ ऐसे, वस्तु या कण का वेग परिवर्तित हो सकता है। सेकंड संभावना लिखो आप, वस्तु या कण की दिशा परिवर्तित
हो सकती हैं, हो सकती हैं। थर्ड नंबर लिखो, वस्तु या कण की दिशा एवं वेग दोनों परिवर्तित हो सकते हैं, हो सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, पहले ये 3 लिख लो आप, फिर मैं चौथा पॉइंट लिखवाऊंगा। चौथा पॉइंट लिखवाऊंगा, 3 लिखो आप। पहला पॉइंट है वस्तु या कण का वेग परिवर्तित हो सकता है। सेकंड पॉइंट है वस्तु या कण की दिशा परिवर्तित हो सकती है। थर्ड पॉइंट है वस्तु या कण की दिशा एवं वेग दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट लिखो, लास्ट में लिखा रहा हूं, एक तारा लगा के लिख लेना। चौथे पॉइंट में लिखो आप, वस्तु का आकार एवं आकृति, वस्तु का आकार एवं आकृति परिवर्तित हो सकते हैं। वस्तु का आकार एवं आकृति परिवर्तित हो सकते हैं। ये 4 पॉइंट है जो है बल के कारण कुछ संभावनाएं। सिंपली बात है। अब आओ बोर्ड के ऊपर आप, हमने सबसे पहले बल की परिभाषा जानी, फिर हमने 4 पॉइंट लिखे जो बल के कारण होते हैं। जो चीजें मैं करवा रहा हूं साथ साथ याद करते हुए चलोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे ही आप आधे घंटे की क्लास लेते हो, दूसरे दिन स्कूल आते हो, तो आप उन चीजों को रिपीट किया करो। यदि मैं आपकी क्लास में फर्स्ट पीरियड में आ रहा हूं तो आप स्कूल यदि जल्दी आते हो 10-15 मिनट में उन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आगे मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊंगा तो समझने लायक अधिकांश चीजें हैं, तो आप इन चीजों को साथ साथ याद करते हुए चलो, वरना तो कुछ मतलब है नहीं। अब देखो, मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए आपको कि बल के कारण कौन कौन सी संभावनाएं होती है। यानी मैं किसी वस्तु, किसी कण पर यदि कोई बल लगाता हूं तो उसमें किन किन चीजों में परिवर्तन आ सकता है। पहली चीज, पहला पॉइंट मैंने लिखवाया, यदि मैं वस्तु या कण पर कोई बल लगाता हूं तो उसका वेग यानी वेलोसिटी परिवर्तित हो सकती है। सिंपली बात है, यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और मैं पीछे से बल लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, तो उसका वेग परिवर्तित हो सकता है, यानी 10 से 12 हो सकता है। सेकंड चीज, यदि मैं बोलता हूं कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और मैं सामने से उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या भरोसा उसका वेग कम हो जाए, 10 की जगह 7-8 हो जाए। यानी बल की सहायता से हम वस्तु का वेग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यानी उसका वेग परिवर्तित कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, वस्तु या कण की दिशा परिवर्तित हो सकती है। यदि मैं किसी वस्तु या कण पर बल लगाता हूं तो मैं उसकी दिशा को भी परिवर्तित कर सकता हूं। यदि कोई वस्तु ऐसे सीधी आ रही, मैं एक साइड से बल लगाता हूं तो उसकी दिशा यानी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। थर्ड पॉइंट लिखाया, वस्तु की दिशा एवं वेग दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कभी कभार हम ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, किसी वस्तु पर यदि बल लगाए तो उसका वेग भी परिवर्तित हो सकता है और दिशा दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखाया, वस्तु की आकार या वस्तु की आकृति दोनों परिवर्तित हो सकते हैं बल की सहायता से। यदि आपने गुब्बारा लिया, आप उसको सिकुड़ने की कोशिश करो तो दब जाएगा, उसकी आकृति या आकार परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बाहर से बल लगाया है। तो ये मोटा मोटा सा था बल और बल के कारण होने वाली कुछ संभावनाएं। 2-4 और पॉइंट से बल में, वो भी आप लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे गति के नियम। चलो 2-4 और पॉइंट वो लिख लो आप। अब ऐसे लिखो आप, ये 4 पॉइंट लिखे, अब एक लाइन छोड़ के लिखो, बल का मात्रक। बल का मात्रक लिखो, पॉइंट ऐसे लिखो, बल का मात्रक।
बल का मात्रक। मात्रक का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, मात्रक यानी नॉर्मली जाति। वैसे भी आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है, हाँ या ना। हमने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था गुरुत्वीय बल। बल कौन सा भी हो, नाभिकीय बल हो, गुरुत्वीय बल हो, स्थिर विद्युत बल हो, कौन सा भी बल हो, सभी बलों का मात्रक एक ही होता है। तो जब मैंने आपको ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बल का मात्रक क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था? चलो कौन बताएगा? दिव्या तुम बता दो, क्या बताया था मैंने? वेरी गुड, क्या बताया था? न्यूटन। बल का क्या मात्रक बताया था? न्यूटन। तो यहां पर यही होगा, तो इसमें डैश करके आप बराबर करके लिख लो न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। चलो लिख लिया। अब आप नीचे एक और लाइन लिख लो, एक और लाइन लिख लो। ये न्यूटन मात्रक लिखा, नीचे और लिख लो, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा बल का मात्रक, बल का मात्रक डाइन भी होता है, डाइन भी होता है, होता है, डाइन भी होता है। और डाइन को देखो, न्यूटन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और डाइन को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी से। यानी न्यूटन के अलावा बल का मात्रक डाइन भी होता है। अब तुम ये सोच रहे होंगे सर कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि बल का मात्रक क्या है तो हम क्या बोले, तो नॉर्मली या साधारणतः बल का मात्रक क्या बोला जाता है? न्यूटन। यदि आप 11th में साइंस लेते हो तो इसको हम विस्तार पूर्वक, इसके अलावा 4-5 और मात्रक है बल के। जैसे मैं सिंपली समझाऊं, यदि आप में से किसी को पूछा जाए कि भाई जी आपकी जाति क्या है, तो आप बोलोगे चलो कोई चौधरी है, तो आप क्या बोलोगे? मेरी जाति चौधरी है। चौधरी में आप कौन से हो? यानी अब वो और अंदर जाना चाहता है, फिर आप बोलोगे गोदारा हूं, बाम्बू हूं, वो हूं, ऐसे बोलोगे। इसी प्रकार नॉर्मली आपको बोला जाए बल का मात्रक क्या है, तब आप क्या बोलोगे? न्यूटन। इसके अलावा डाइन भी है, किलोग्राम इंटू वेट भी होता है, और भी मात्रक है, लेकिन नॉर्मली आपको क्या ध्यान रखना है कि बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। चलो आगे समझ में। चलो अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप ऐसे लिखो, एक हेडिंग डाल दो, ये बल पूरा हो गया। बल में यदि पूछा जाए इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यदि ये आप पॉइंट इस समय याद कर लो तो 11th में यदि आप साइंस लेते हो तभी इतने ही पॉइंट लिखाए जाएंगे, तभी आपको इतने ही पॉइंट लिखाए जाएंगे। चलो ये अपना बल हो गया पूरा। बल की परिभाषा ध्यान रखनी और बल की संभावना, यानी बल के कारण क्या क्या परिवर्तन आ सकता है वो ध्यान रखने। अब आप ऐसा करो, 1-2 लाइनें छोड़ के लिखो आप गैलीलियो नियम, लिखो गैलीलियो लो, यहां ऐसे लिखो गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम लिखो या गैलीलियो का सिद्धांत, कुछ भी आप लिख सकते हो। चलो इसमें आप लिखो, इसमें आप लिखना शुरू करो। एक समान गति, इसमें डैश करके आगे लिखना शुरू करो। एक समान गति अथवा स्थिर अवस्था के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। गैलीलियो आपको पूछा जाए गैलीलियो नियम क्या है या गैलीलियो का नियम लिखो, तब आप क्या लिखोगे? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक समान गति अथवा स्थिर अवस्था के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। ये था गैलीलियो का नियम, मैं समझा दूंगा। अब आप लिखो, चलो पहले ये समझा देता हूं। देखो गैलीलियो साहब ने क्या बोला अपने नियम में? गैलीलियो साहब ने बोला
कि एक समान गति, कोई वस्तु है जो एक समान गति यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। एक समान गति अथवा स्थिर यानी वो वस्तु रुकी हुई है, यानी उस समय उसका वेग कितना होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। हाँ या ना, यही तो होगा। अब गैलीलियो साहब क्या बोलते हैं, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग का मतलब वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चल रही है, न स्पीड बढ़ रही है न घट रही है। सेकंड पॉइंट बोल रहे गैलीलियो साहब, यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है यानी उसका वेग कितना, 0, एक समान गति यानी पहला वाला केस, तथा स्थिर अवस्था के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। मैं कह रहा हूं मैं मजे से 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं मतलब चल रहा हूं, किसी बल की आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे ही बल लगेगा या तो मेरा वेग बढ़ेगा या घटेगा। अब मैं कह रहा हूं मैं रुका हुआ हूं, क्या अब रुकने के कारण मुझे किसी बल की आवश्यकता है, नहीं है। यानी आपकी स्थिति परिवर्तित करने के लिए बल लगाया जा सकता है। यदि आप एक समान वेग से चल रहे हो या आप स्थिर अवस्था में हो तो किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये किसने बोला, गैलीलियो साहब ने। आया समझ में? तो बेसिकली थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखना। अब आप एक बढ़िया हेडिंग डाल दो, अच्छा पूछा जाता है। ये हो गया गैलीलियो साहब का नियम। एक लाइन छोड़ के आप एक हेडिंग डाल दो, जड़त्व। नाम सुना है जड़त्व आपने? वैसे मैंने कभी कभार क्लास में इसकी चर्चा की होगी। आप एक हेडिंग डाल दो, जड़त्व, जड़त्व, और आप इंग्लिश में लिख लो इनर्शिया, जड़त्व या इनर्शिया। इसमें डैश करके आप लिखो। पहले मैं इसके अंदर कुछ लिखवाऊंगा, फिर हम समझेंगे इन चीजों। चलो लिखो इसमें आप, स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था अथवा एक समान गति। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्थिर अवस्था अथवा एक समान गति में, अथवा एक समान गति में परिवर्तन के विरोध का गुण। स्थिर अवस्था अथवा एक समान गति में परिवर्तन के विरोध का गुण जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो और तारा लगा दो उस लाइन के ऊपर। लिखो, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो उदाहरण, खड़ी पाई लगाकर लिखो उदाहरण, उदाहरण करके बराबर करके लिखो। उदाहरण लिखा, बराबर करके लिखो। भारी वस्तु का जड़त्व, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु से अधिक, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु से अधिक होगा, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु से अधिक होगा, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु से अधिक होगा। ये था इसका उदाहरण। अब आप खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन में लिखना शुरू करो, नई वाली लाइन में लिखना शुरू करो। लिखो, जड़त्व वस्तु की, जड़त्व वस्तु की आकृति, जड़त्व वस्तु की आकृति कोमा आकार, कोमा आकार पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जड़त्व वस्तु की आकृति कोमा आकार पर निर्भर नहीं करता, कोमा आकार पर निर्भर नहीं करता।
इसमें आगे लिखो उदाहरण, इसमें आगे लिखो उदाहरण, उदाहरण में लिखो समान द्रव्यमान के गोले, समान द्रव्यमान के गोले व समान द्रव्यमान के घन, समान द्रव्यमान के गोले व समान द्रव्यमान के घन का जड़त्व समान होगा। समान द्रव्यमान के गोले व समान द्रव्यमान के घन का जड़त्व समान होगा, समान होगा। ये लिख लिया। अब नई वाली लाइन में लिखना शुरू करो, नई वाली लाइन में शुरू करो। जड़त्व वस्तु की अवस्था, जड़त्व वस्तु की अवस्था, और कोष्ठक में लिख लो स्थिर या एक समान गतिमान। कोष्ठक में लिखो स्थिर या एक समान गतिमान, स्थिर या एक समान गतिमान। कोष्ठक करो बंद, कोष्ठक करो बंद और आगे लिखो पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता। इसमें आप उदाहरण लिखो, नीचे वाली लाइन में उदाहरण लिखो, इसी का उदाहरण है। लिखो एक वस्तु स्थिर अवस्था में हो, एक वस्तु स्थिर अवस्था में हो अथवा एक समान वेग से गतिमान हो, अथवा एक समान वेग से गतिमान हो तो दोनों स्थितियों में जड़त्व समान होगा, तो दोनों स्थितियों में जड़त्व समान होगा। मैं वापस उदाहरण रिपीट कर रहा हूं। एक वस्तु स्थिर अवस्था में हो अथवा एक समान वेग से, अथवा एक समान वेग से गतिमान हो, गतिमान हो तो दोनों स्थितियों में जड़त्व समान होगा, तो दोनों स्थितियों में जड़त्व समान होगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जड़त्व से संबंधित। हमने परिभाषा पढ़ी और जड़त्व के 2-4 एग्जाम्पल या वो किन के ऊपर निर्भर करता है उनके बारे में जाना। मैं अब 25-30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। इन पॉइंट को जो जड़त्व वाले मैंने लिखा है इनको आप रिपीट करो, एक बार पढ़ो आप। चलो जल्दी जल्दी पढ़ो, 25-30 सेकंड का मैंने वक्त दिया आपको। पढ़ो, दाएं बाएं मत देखो। मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, मतलब पढ़ना है उस समय, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि पढ़ो, आप इधर उधर देख रहे हो। चलो पढ़ लिया? अरे हाँ या ना? अब देखो बोर्ड के ऊपर आओ। हाँ ये आओ रहा, अरे आओ रहा। चलो शुरू करो। मैंने अब जड़त्व से संबंधित आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं। हालांकि आपने जड़त्व नाम इससे पहले सुना है, हाँ या ना? सुना है। जब हम गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको द्रव्यमान और बल में अंतर बताया था। अभी भी कह रहा हूं, आप पीछे वाली चीजों को साथ साथ लेकर चल रहे हो तो आपको साइंस आसानी से समझ में आएगी। पीछे वाली चीजें आगे वाली चीजों से जुड़ी हुई है। पहली बार स्कूल गया था, गणित सीखी, पछे जदि जोड़ बाकी गुणा बाकी क्या हमें गणित नहीं आती थी, कौकरी क्या। जो मैं पीछे चीजें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो तो याद करनी ही है। हमने जब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बल तथा द्रव्यमान में अंतर बताया था और उसमें मैंने बताया था द्रव्यमान अपने आप में जड़त्व है, हाँ या ना? और भार, हालांकि मैंने भार और द्रव्यमान की बात की थी, अभी मैं बल बोल गया। भार और द्रव्यमान की बात की थी और मैंने लिखवाया था कि जो भार होता है वो अपने आप में एक बल है और द्रव्यमान अपने आप में एक जड़त्व है, यानी द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे से संबंधित है। चलो इसमें मैंने आपको पहली एक परिभाषा लिखवाई जड़त्व की जो आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं इनरेशिया। क्या बोलते हैं? इनरेशिया। वैसे नॉर्मली हम बल को बोलते हैं फोर्स, ऐसे बोलते हैं इनरेशिया। देखो मैंने इसमें आपको परिभाषा क्या लिखवाई? परिभाषा मैंने लिखवाई स्थिर अवस्था अथवा एक समान गति। देखो इस चैप्टर में अधिकांश चीजें यही होगी, यहां तो वस्तु स्थिर होगी, यहां चल रही है तो एक समान वेग से चलेगी, यानी अपनी गाड़ी कदे 50 स्पीड की, कदे 30 20 ना।
यहाँ तो वस्तु स्थिर है मतलब रुकी हुई है, मतलब रुकी हुई है। यहाँ चल रही है तो एक समान वेग से चलेगी। यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही तो 20 की चलेगी। अब देखो जड़त्व वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जड़त्व बोलता है स्थिर अवस्था। देखो परिभाषा मैंने लिखाई, स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था मतलब रुकी हुई मतलब उसका वेग कितना, 0 मीटर प्रति सेकंड या 0 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना, रुकी हुई। या एक समान गति में, एक समान गति मतलब यहाँ उसका 20 मीटर प्रति सेकंड वेग है, यहाँ उसका वेग है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक समान, यहाँ 20 की स्पीड में चल रही है, यहाँ 50 की स्पीड, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा। स्थिर अवस्था अथवा एक समान गति में परिवर्तन के विरोध का गुण जड़त्व कहलाता है। परिवर्तन में विरोध का गुण, इसका मतलब जो वस्तु स्थिर अवस्था में है, जो वस्तु रुकी हुई है, अब मैं उसके ऊपर बल लगाकर उसको वेग देना चाहूंगा कि भाई तू भी बढ़ आगे, तू भी चल। उस दौरान वो वस्तु वेग उत्पन्न करने के दौरान या उसके ऊपर जब बल पड़ेगा उसके दौरान वो उस चीज का विरोध करेगी, और इसी विरोध के गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व। या कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रही है, 20 की स्पीड से चल रही, अब मैं बाहर से आकर उसके ऊपर बल लगा रहा हूं या उसके वेग को मैं बढ़ा या घटा रहा हूं, यानी वेग परिवर्तित कर रहा हूं, तो उस दौरान एक उसके अंदर गुण उत्पन्न होता है जो उस वेग के बढ़ाने या घटाने का विरोध करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। यानी गति में परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता। आया समझ में। फिर मैंने 2-3 और पॉइंट्स लिखा है, जिसमें पहला पॉइंट लिखवाया कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान, देखो नॉर्मली अभी खांड दिया 20 किलो, वो क्या होता है, वो द्रव्यमान होता है। चीनी अपन 20 केजी, नॉर्मली क्या बोलते हैं, केजी मतलब भार, वो अपने आप में क्या है, द्रव्यमान है। देखो हालांकि भार का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था। देखो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी, जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा। सही तो बात है। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक 10 केजी का डिब्बा है, मैं उसके ऊपर भार लगा रहा हूं, या सॉरी मैं उसके ऊपर बल लगा रहा हूं। 10 किलोग्राम का डिब्बा है, मैं बल लगा रहा हूं, तो पहले मैं यदि धीरे से बल लगाऊंगा तो वो डिब्बा आगे खिसकने से मना करेगा। वैसे खुद तो बोल नहीं सकता, अपन को आभास हो जाएगा कि इस बल से ये वस्तु आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब उसने विरोध किया कि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, यही तो जड़त्व है। अब जैसे ही मैं उसके ऊपर थोड़ा और बल ज्यादा लगाऊंगा तो वस्तु चलने लगेगी, हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूं, 10 की जगह 100 किलोग्राम का डिब्बा लेता हूं। क्या अब मैं उसके ऊपर बल लगाऊंगा या फोर्स लगाऊंगा, वो वस्तु या वो डिब्बा आगे खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसक रहा? क्योंकि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, और जड़त्व है क्या, अवस्था परिवर्तन का विरोध तो है। यानी 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की तुलना में 50 किलोग्राम वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व अधिक है। पहला ये पॉइंट था। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु से अधिक होगा, ये इसका उदाहरण। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, जड़त्व वस्तु की आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर हम ऐसा करते हैं कि 100 किलोग्राम का एक गोला लेते हैं और हम 100 किलोग्राम का एक घन या घनाभ कुछ भी ले, वस्तुओं की आकृति और आकार अलग है लेकिन इसका जड़त्व एक समान है। क्यों है? क्योंकि दोनों का द्रव्यमान एक जैसा है। इसका मतलब जड़त्व किसी वस्तु की आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, जड़त्व सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसमें मैंने लिखवाया कि जड़त्व वस्तु की आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण लिखवाया, समान द्रव्यमान के गोले व समान द्रव्यमान के घन का जड़त्व समान होगा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि जड़त्व वस्तु की अवस्था पर निर्भर नहीं करता, जिसमें कोष्टक में मैंने लिखवाया स्थिर या एक समान गतिमान। यानी यदि मैं कह रहा हूं यदि मैं रुका हुआ हूं
यदि मैं रुका हुआ हूं, उस दौरान जो मेरा जड़त्व होगा, और यदि मैं चल रहा हूं, उस दौरान जो जड़त्व होगा वो समान होगा। ऐसा नहीं कि मैं रुका हुआ हूं, उस दौरान जो जड़त्व कुछ और है और मैं चलने लगा तो जड़त्व परिवर्तित हो गया ना। इसका मतलब अवस्था पर निर्भर नहीं करता। यदि वस्तु रुकी हुई है, जो उसका जड़त्व है वही रहेगा, और गतिमान है तो जो उसका जड़त्व है वही रहेगा। ये था कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें थी जड़त्व के संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है, हमने सबसे पहले पढ़ा बल, फिर हमने बल से संबंधित कुछ अवधारणाएं पढ़ी, फिर हमने पढ़ा जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, और जड़त्व से संबंधित मैंने आपको कुछ उदाहरण लिखवाए जो आपको ध्यान रखने हैं। अभी भी कह रहा हूं, चैप्टर आगे और बढ़िया है, समझने लायक चीजें हैं यदि आप समझने की कोशिश करते हो तो। बाकी चैप्टर की तुलना में ये बहुत बढ़िया है। वैसे हालांकि गुरुत्वाकर्षण वाला समझने लायक था, ये उससे भी सिंपल है और बढ़िया टॉपिक है। और साधारणतः साइंस का 90% पार्ट यही टॉपिक है। यानी हम जब आगे फिजिक्स पढ़ते हैं या गणित से संबंधित जो साइंस की चीजें होती है, उसमें यही चैप्टर चलता है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप साथ साथ पढ़ते हुए चलोगे तभी चीजें समझ में आएगी। हमने पढ़ लिया जड़त्व, अब हम पढ़ते हैं गति के नियम, जो किसने दिए थे? न्यूटन साहब ने। किसने दिए थे? न्यूटन साहब ने। तो आप लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लिखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। ये प्रश्न तो केबीसी में भी पूछे जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम, और सिंपली हम इसको शॉर्टली हम बोलते हैं NLM। वैसे आगे बढ़ते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो इतना नहीं बोलते, वो बोलते चलो NLM पढ़ते हैं, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। ये आप बड़ा सा एक हेडिंग डाल दो, इसमें हम न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़ेंगे। बड़ा सा आप हेडिंग डाल दो, बड़ा सा एक हेडिंग डाल दो, न्यूटन की गति के नियम, जिसमें से हम पहला, दूसरा और तीसरा नियम पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना खूब है, ये बड़ा सा हेडिंग डाल दिया। कल हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फिर सेकंड या तृतीय नियम, और कुछ और चीजें वो भी हम इंक्लूड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। पढ़सो तो छोकरे फायदे में रहसो, नहीं तो है घोड़ा ने मैदान। चलो बढ़िया पढ़ते रहो। अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले, 35-40 जो पढ़ने वाले, मैं उनके लिए आता हूं। तो आप पढ़ते रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और बढ़िया पढ़ाई करो, और है कुछ नहीं। जय हिंद, थैंक यू।